जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। व्यवहारवाद का जो शाब्दिक अर्थ है, इसी से इसको ध्यान में रखो आप, मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन से ये संबंधित है। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई इस दृष्टिकोण की? इसकी शुरुआत हुई 1908 में। सबसे पहले जो ग्राहम वालास थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने कहा कि जो राजनीति के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कौन, जो रिसर्च कर रहे थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने सभी ने व्यक्ति का विश्लेषण नहीं किया बल्कि संस्थाओं का विश्लेषण किया। व्यक्ति के व्यवहार का कोई विश्लेषण नहीं किया, तब तक नहीं होता था व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो उन्होंने कहा कि जो संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं रिसर्चर्स, तो इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक निर्जीव विषय बना दिया है। ठीक है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संस्थाएं भी हैं और संस्थाओं की अपनी कार्य प्रणालियां हैं, सिद्धांत रूप में इन संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, हर देश में कैसे उनकी व्यवस्था की जाती है, वो सारा अध्ययन में थोड़ा बहुत तो शामिल होना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से ये जो संस्थाएं हैं, इनका केंद्र बिंदु मनुष्य है। संस्थाएं मनुष्यों से निर्मित है और मनुष्य में अनेक भावनाएं, अनेक इच्छाएं होती हैं, रुचियां होती हैं, सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षा किससे करते हैं? राज्य से, सरकार से, कि वो ऐसी व्यवस्थाएं करे कि वो अपनी इच्छा अनुसार एक सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें, उनका जीवन सही दिशा में विकास की ओर आगे बढ़े, ऐसे उनको अवसर प्रदान किए जाए। तो जो व्यक्ति का व्यवहार है, जो कि उसकी रुचियों से, उसकी भावनाओं से, उसके दृष्टिकोण से प्रभावित है, तो जो ग्राहम वालस और उसके बाद एक आए आर्थर बेंटले, इन सब ने ये माना कि मनुष्य के व्यवहार का, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होना चाहिए। उससे पहले स्थिति क्या थी? राजनीति विज्ञान में कानून का अध्ययन होता था, संविधान का अध्ययन होता था, संस्थाओं का अध्ययन होता था। इन विचारकों ने ये माना कि कानून, संविधान, संस्थाएं ये सारी ठीक है मायने रखती हैं राजनीति विज्ञान में, लेकिन सिर्फ इनका अध्ययन किया, इसका इन सारी संस्थाओं का जो केंद्र बिंदु मनुष्य है उसके व्यवहार का यदि अध्ययन नहीं किया तो फिर राजनीति विज्ञान एक मृत विज्ञान के समान ही रहेगा। तो इन सब ने इस बात पर बल दिया कि जो व्यवहारिक पक्ष है उसका अध्ययन किया जाए, संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, किस वातावरण में संस्थाएं कार्य करती हैं, मनुष्य का जो व्यवहार है वो किन बातों पर निर्भर करता है, मनुष्य का व्यवहार इन संस्थाओं से कैसे प्रभावित होता है और ये संस्थाएं मनुष्य के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। यहाँ हम मनुष्य के समग्र व्यवहार की बात नहीं कर रहे। मनुष्य के जीवन के अनेक पहलू है ना, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तो केवल हम इसमें उसके राजनीतिक व्यवहार की बात कर रहे हैं कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, वो राजनीतिक व्यवस्था में कैसे अपनी सहभागिता देता है, किस तरीके से उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से वो अपनी बात शासन सत्ता के समक्ष रखता है और किस तरीके से शासन सत्ता से वो प्रभावित होता है। ये संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है। संस्थाएं जो हैं वो ईंट, पत्थर और गारे से तो नहीं बनी ना, उसमें भी काम करने वाले मनुष्य हैं। उनका बाकी मनुष्यों से, उन संस्थाओं में जो कार्य कर रहे हैं उनका समाज के बाकी मनुष्यों से जिनके लिए वो कार्य कर रहे हैं उनके साथ क्या संबंध है, ये सारा जो मानवीय व्यवहार है उसका अध्ययन करना अनिवार्य है, ऐसा इन आधुनिक विचारकों ने माना। इसके बाद आ जाएंगी इसकी विशेषताएं। फर्स्ट इसमें आ जाएगा मानवीय व्यवहार मुख्य केंद्र बिंदु। यहाँ मनुष्य का जो मानवीय व्यवहार है वो राजनीतिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, ऐसा इन विचारकों ने माना।
और यहाँ फिर मैं वही बात एक बार दोहरा देती हूँ कि समग्र व्यवहार की बात नहीं हो रही, केवल और केवल राजनीतिक व्यवहार की बात हो रही है। मनुष्य अनेक तरह की गतिविधियाँ करता है, अनेक तरह का उसका व्यवहार है, लेकिन जो गतिविधियाँ, जो व्यवहार शासन से संबंधित है, व्यवस्था से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में, उस सारे का अध्ययन एक रिसर्चर को, जो राजनीति विज्ञान का में रिसर्च कर रहा है, उसको ये सारा जो व्यवहार है उसको अपने अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। चाहे वो राज्य का अध्ययन कर रहा है, चाहे सरकार का अध्ययन कर रहा है, चाहे राज्य के अंतर्गत आने वाली राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहा है, कोई भी पक्ष हो सकता है उसके अध्ययन का। कोई भी एक छोटे हिस्से का ही अध्ययन करेगा, पूरे की पूरी व्यवस्था का तो इकट्ठा अध्ययन संभव नहीं है। तो उसमें जो मनुष्य उन संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए वो कार्य कर रहे हैं, दोनों ही तरह के मनुष्यों का, एक जो व्यवस्था के अंदर है, व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, और एक जो व्यवस्था के बाहर है, जो संचालित हो रहे हैं। दो हिस्से हैं ना व्यवस्था के, एक संचालित करने वाला और एक संचालित होने वाला, या हम कह सकते हैं कि एक शासक और एक शासित। इसी तरह से भी हर संस्था में कुछ पदाधिकारी होते हैं, वो आम जनता के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ दोनों ही पक्षों का जो व्यवहार है उस संस्था के प्रति या उस संस्था के कार्यों से जुड़ा हुआ, जितनी भी तरह की प्रक्रियाएं इन संस्थाओं के माध्यम से होती हैं, उसमें जो मनुष्य का व्यवहार है, उस सब का जो अध्ययन है, वो राजनीति विज्ञान के जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए मुख्य विषय होना चाहिए। सेकंड है इसमें मूल्य मुक्त प्रयोग सिद्ध अध्ययन। मूल्य मुक्त का अर्थ क्या होगा? पहले तो हम यहाँ बात करेंगे मूल्य क्या है। मूल्य मुक्त तो बाद में ही जान पाओगे ना। मूल्य क्या है? व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण, अभिवृत्तियाँ जो कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति है, उनको सामूहिक रूप में भी मूल्य की संज्ञा दी जाती है। यदि हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके भी जो विचार हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, दृष्टिकोण है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, वो उसके स्वयं के राजनीतिक मूल्य हैं। तो यहाँ जो रिसर्च कर रहा है वो भी मनुष्य है, उसके भी अपने विचार हैं व्यवस्था के प्रति, दृष्टिकोण है, अभिवृत्तियाँ हैं, झुकाव है। कल भी मैंने बताया था ना कि मान लो कोई हम मतदान व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं कि तो शाम में लोगों ने वोट डालते समय बीजेपी की किन विशेषताओं को देखा या कांग्रेस की किन विशेषताओं को देखा। तो रिसर्च करने वाला अगर बीजेपी माइंडेड है या रिसर्च करने वाला कांग्रेस माइंडेड है, कट्टर कांग्रेसी है, तो ठीक है, आंकड़े तो इकट्ठे कर लेंगे, इतने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इतने लोगों ने इनेलो को दिया, इतने लोगों ने किसको दिया। लेकिन जब विश्लेषण करेंगे उसमें उनका खुद का जो झुकाव है वो दिखाई देगा। तो ये क्या है? उसके खुद के मूल्य। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक प्रणाली के प्रति, और रिसर्च करने वाला भी व्यक्ति है। तो ये जो मूल्य हैं, जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो इसमें हम आदर्श पक्ष लेते हैं। कोई भी स्थिति है जब उसमें हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो विचार सामान्य ना होकर उस आदर्श स्थिति की तरफ ही एक इशारा करते हैं कि जैसे हम उसमें क्या कहेंगे कि ये होना चाहिए, नेताओं को ऐसा नहीं होना चाहिए, नेताओं को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, उनको इतनी संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। जहाँ चाहिए आ गया, वो क्या है? आपके मूल्य। एक हमने अध्ययन किया कि इतने लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, इतने लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। ये क्या, यहाँ हम है लगा रहे हैं, तो जहाँ है आ गया, क्या है? वो मूल्य मुक्त है। जहाँ होना चाहिए आ गया, क्या होना चाहिए? वो क्या है? मूल्य युक्त। तो यहाँ जो व्यवहारवादी हैं वो ये कहते हैं कि जब रिसर्चर आंकड़े इकट्ठे करेगा, इन्होंने जब मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है
तो उसमें ये पद्धतियाँ अपनाने को कहा गया कि क्वांटिफिकेशन हो सके, माने तथ्य जो एकत्रित करने हैं वो संख्या के रूप में इकट्ठे हों। इतने लोगों के ये विचार हैं, इतने लोगों के ये विचार है, वो संख्या आनी चाहिए, संख्यात्मक रूप से तथ्यों का एकत्रीकरण हो, फिर उनका वर्गीकरण हो, उनको टैबुलेट किया जाए और फिर उनका निरीक्षण करके एक निष्कर्ष जो है वो निकालने की कोशिश की जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, उनका विश्लेषण किया जाए। तो यहाँ जो राजनीतिक विचारक हैं, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक है, वो ये कहते हैं कि जो भी राजनीतिक सामग्री है, क्योंकि ये प्रक्रियाओं पर अध्ययन दे रही है, संस्थाओं का जो संस्थागत अध्ययन है, जो सैद्धांतिक अध्ययन है, उस पर बल नहीं दे रही है। उस संस्था में जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का जो जनता पर प्रभाव है, कार्य कैसे किए जाते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जनता कैसे उस संस्था से प्रभावित होती है, जनता उस संस्था से कैसे अपने कार्य कराती है, अपनी डिमांड्स उस संस्था तक कैसे पहुंचाती है, वो क्या प्रक्रिया है, जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना है। तो उसके लिए विचारक कहते हैं कि तथ्य एकत्रित करने होंगे, व्यवहारिक पक्ष के तथ्य एकत्रित करके और तथ्य एकत्रीकरण के बाद उनका वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण के बाद फिर उनका निरीक्षण और निरीक्षण के बाद यदि वो तथ्य इस तरह के हैं कि लगता है कि हाँ अगर आगे भी ऐसा होगा तो इसी तरह के ही परिणाम मिलेंगे, एक सामान्यीकरण हो जाता है, तो एक सामान्य सिद्धांत की स्थापना हो जाएगी। तो उसमें जो मूल्य मुक्त की बात आती है वो यहाँ आती है जब विश्लेषण होगा। तो जब विश्लेषण होगा तो रिसर्चर को उसमें क्या है, अपने विश्लेषण में इस बात पर जोर देना है, क्या होना चाहिए इस और उसको नहीं जाना, उसे सीधे सीधे तथ्यों का आकलन करना है, विश्लेषण करना है, अपने विचार, अपनी अभिवृत्तियां, अपना दृष्टिकोण उसको निष्कर्ष में स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें संरचनाओं, संस्थाओं और धारणाओं का साधारण अध्ययन नहीं है। साधारण की बजाय हम इसको सैद्धांतिक भी कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विचारक हैं वो क्या मानते हैं कि मनुष्य ही अध्ययन का केंद्र बिंदु है, मनुष्य ही हर तरह की खोज जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होनी है, हर तरह का आविष्कार जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होना है, उस सब का केंद्र बिंदु है। तो ऐसे में जितनी भी संरचनाएं, संरचना कौन सी है, एक तो औपचारिक संरचना, औपचारिक ढांचा राजनीतिक व्यवस्था का वो कौन सा है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और अर्ध संरचनाएं कौन सी हैं, दबाव समूह है, हित समूह है, मीडिया है, ये सारी क्या है, अर्ध संरचनाएं हैं। तो यहाँ जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक है वो ये कहते हैं कि संरचनाओं का अध्ययन नहीं करना, संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना कि संस्था में कितने लोग काम करते हैं, विधानपालिका के जो सदस्य कैसे चुने जाते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, ये अध्ययन नहीं करना। विधानपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या वो जनता के हितों को मद्देनजर रखती है या नहीं रखती। कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है, न्यायपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है। जो इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली है, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, इन सब का जनता के साथ संबंध है ना। ये सभी जो, चाहे वो संरचनाएं हैं, चाहे अर्ध संरचनाएं हैं, चाहे संस्थाएं हैं, इनमें काम करने वाले मनुष्य हैं और ये काम कर भी किसके लिए रहे हैं, मनुष्यों के लिए। तो दोनों का परस्पर संबंध क्या है, क्या जिनके लिए काम किया जा रहा है वो सेटिस्फाइड है, क्या उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति हो पा रही है या वो असंतुष्ट है। ये जो व्यवहारिक पक्ष है उसका अध्ययन करना है।
संस्था कैसे बनी, कब बनी, कितने सदस्य हैं, कितने काम करते हैं, कितना उनका कार्यकाल है, कब उनकी रिटायरमेंट होती है, कितना उनको वेतन मिलता है, संस्था का जो ढांचा है, जो भवन है वो कैसा है, इस सब का अध्ययन नहीं करना, बल्कि संस्था की जो कार्य प्रणाली है, जो व्यवहारिक पक्ष है, उसका अध्ययन ही राजनीतिक विचारक को करना है। नेक्स्ट है इसमें अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। जो व्यवहारवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि यदि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि मानव जीवन के अनेक पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इतने सारे पक्षों में राजनीतिक केवल एक पक्ष है। तो हम एक मनुष्य का केवल राजनीतिक पक्ष ही अध्ययन करते हैं, उसके जीवन के बाकी पहलुओं को छोड़ देते हैं, तो वो सिर्फ ऐसे ही होगा जैसे सिर्फ हमने हाथी की सिर्फ सूंड देख ली कि इसको हाथी कहते हैं, या सिर्फ पूंछ देख ली इसको हाथी कहते हैं, तो वो तो रट्टा लगाना पड़ेगा, क्लियर तो कुछ नहीं होगा ना। वो पूंछ तो ऐसी किसी और जानवर की भी हो सकती है, सूंड तो चलो ठीक है नहीं होगी। तो ये जो स्थिति है, व्यवहारवादी विचारक कहते हैं कि समग्र में अध्ययन करना होगा, समस्त का अध्ययन करना होगा कि जो मानव जीवन के अनेक पक्ष हैं उन पक्षों से जुड़े हुए अलग अलग विषय हैं। सामाजिक पक्ष से जुड़ा हुआ विषय है समाज विज्ञान, आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ विषय है अर्थशास्त्र, इसी तरह से मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ, भावनाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय है मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तो चलो दूसरी श्रेणी में आ गए। तो ये जो मानव से जुड़े हुए विषय हैं जिसमें मानव ही केंद्र बिंदु है, तो ऐसे में उन विषयों में अलग अलग अध्ययन की पद्धतियां हैं जो कि पहले से विकसित हो चुकी हैं। उन विषयों में भी अनेक खोजें हुई हैं, मानव व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान में अनेक खोजें हुई हैं, इसी तरह से समाजशास्त्र में भी मानव के व्यवहार से संबंधित अनेक खोजें हुई हैं कि समाज में परिवर्तन कब आते हैं, क्यों आते हैं, सिद्धांत स्थापित हुए हैं। तो यहाँ जब राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसमें विचारक कहते हैं कि ये जो मानव से ही जुड़े हुए, मानव के व्यवहार से ही जुड़े हुए जो दूसरे विषय हैं उनमें जो विधियाँ प्रचलित है अध्ययन की उनका भी सहारा ले लेना चाहिए, उनमें जो खोजें हुई हैं, जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं उनका भी सहारा ले लेना चाहिए। मानी केवल और केवल राजनीति विज्ञान को अलग रखकर, एक राजनीतिक पक्ष को अलग रखकर उसका यदि अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन अधूरा रहेगा। मानव जीवन के जो अन्य पक्ष हैं उनका जितना जितना प्रभाव राजनीतिक पक्ष पर है, मानव जीवन के जो अनेक पक्ष हैं सबका पूरा पूरा अध्ययन नहीं करना, अन्य पक्षों का, सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है या अन्य जितने भी पक्ष हैं उनका राजनीतिक व्यवहार पर कहाँ कहाँ कितना कितना प्रभाव पड़ता है वो सारा भी इसमें शामिल होगा। तब जाकर जो राजनीतिक व्यवहार है वो अध्ययन अपने आप में पूर्ण होगा। माने अकेले एक विषय को लेकर हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो अपने आप में अधूरा माना जाएगा। उसको यदि पूर्णता प्राप्त करनी है तो मानव जीवन के समस्त पक्षों का अध्ययन करके उनसे जुड़ी हुई विधियाँ, उनसे जुड़ी हुई खोजें, जो सिद्धांत, जो आविष्कार प्रतिपादित हुए हैं उनको भी देखकर, समझकर तब यदि निष्कर्ष स्थापित किए जाते हैं तो एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार वो निष्कर्ष अपने आप में पूर्ण होगा और सही होगा।